प्रथम खोजा गया अमीनो अम्ल, प्रथम खोजा गया अमीनो अम्ल एस्पार्जिन, बिल्कुल एस्पार्जिन ही था। बिल्कुल, बताइए अमीनो अम्ल आपस में किस बंध से जुड़े होते हैं? अमीनो अम्ल आपस में किस बंध से जुड़कर प्रोटीन बनाते हैं? पेप्टाइड बंध से, बिल्कुल सही है, पेप्टाइड बंध से। बताइए, बताइए प्रोटीन की संरचनात्मक इकाई कौन है? प्रोटीन की संरचनात्मक इकाई क्या है? अमीनो अम्ल, बिल्कुल सही है, अमीनो अम्ल प्रोटीन की संरचनात्मक इकाई है। और कोशिका की संरचनात्मक इकाई क्या है? कोशिका की संरचनात्मक इकाई क्या है? प्रोटीन, प्रोटीन, और प्रोटीन की क्या है? अमीनो अम्ल। देखिए वैसे शरीर की संरचनात्मक इकाई क्या है? वो है कोशिका, कोशिका की संरचनात्मक इकाई प्रोटीन, प्रोटीन की संरचनात्मक इकाई क्या होती है? अमीनो अम्ल होती है। हाँ बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न मैं पूछ रहा हूं आपसे। हाँ हाँ बिल्कुल, अमीनो अम्ल जो है ये अमीनो अम्ल और प्रोटीन, जो शरीर में इनका डाइजेशन होता है तो किस गैस का निर्माण होता है जो कि क्षारीय प्रकृति की होती है? जब शरीर में अमीनो अम्ल अथवा प्रोटीनों के पाचन से कौन सी क्षारीय गैस का निर्माण होता है? अमोनिया, NH3 यानी अमोनिया, अमोनिया का निर्माण होता है। बिल्कुल, अमोनिया क्षारीय प्रकृति की होती है। ये चीज आपको कई जगह काम आएगी, क्योंकि जब यूरिया पॉइजनिंग होती है तो रूमन की पीएच बढ़ जाती है, 7 से ज्यादा चली जाती है, क्षारीय हो जाती है, एल्कलाइन पीएच हो जाती है, अमोनिया बढ़ जाती है, और अमोनिया जैसी गंध आती है जब एल्कलाइन इंडाइजेशन हो जाता है तब। यूरिया पॉइजनिंग में हम ठंडा पानी और सिरका पशु को देते हैं। सिरका यूरिया पॉइजनिंग के एंटीडोट का काम करता है। चूंकि अमोनिया की प्रवृत्ति क्षारीय होती है, सिरका एसिटिक एसिड होता है जो कि अम्लीय प्रकृति का होता है, इसलिए हाँ भाई। अगला प्रश्न मैं आपसे पूछ रहा हूं, धुरिन की पॉइजनिंग यानी ज्वार की विषाक्तता में कौन कौन सा एंटीडोट देते हैं, किस अनुपात में देते हैं? साइनाइड विषाक्तता जिसको हम बोलते हैं, साइनाइड विषाक्तता का एंटीडोट बताना है आपको। कहाँ गए? साइनाइड विषाक्तता में क्या क्या देते हैं? बिल्कुल 5:1 में सोडियम थायोसल्फेट और सोडियम नाइट्रेट। सोडियम थायोसल्फेट लेते हैं 5 गुना, सोडियम नाइट्रेट लेते हैं 1 गुना, 5:1 में सोडियम थायोसल्फेट और सोडियम नाइट्रेट देते हैं। अगला प्रश्न मैं पूछ रहा हूं आपसे कि साइनाइड विषाक्तता के लिए कौन सा टेस्ट किया जाता है? कौन सा टेस्ट किया जाता है साइनाइड विषाक्तता के लिए? राखी, कौन सा टेस्ट किया जाता है साइनाइड विषाक्तता के लिए? कौन सा टेस्ट किया जाता है भाई? पिक्रेट पेपर टेस्ट किया जाता है, बिल्कुल सही है, पिक्रेट पेपर टेस्ट किया जाता है। अगला प्रश्न आप बताएंगे। हाँ, पिक्रेट पेपर टेस्ट साइनाइड पॉइजनिंग के लिए किया जाता है। अच्छे साइलेज, अच्छे साइलेज की पीएच बतानी है आपको, अच्छे साइलेज की पीएच बतानी है आपको। बिल्कुल सही है, अच्छे साइलेज की 4.5 से 4.2। बहुत अच्छे साइलेज की बतानी है, बहुत अच्छे साइलेज, वेरी गुड साइलेज। अभी गायब हो गए बच्चे। हाँ 3 पॉइंट बिल्कुल आ गए, सही है, बहुत अच्छे में 3.5 से 4.2। हाँ ऐसे आंसर आने चाहिए भाई, ऐसे नहीं बैठे हो देख रहे हो। हाँ भाई, कम से कम आपकी एक्टिविटी भी बनी रहे मेरे साथ। बताइए जो बहुत अच्छा साइलेज होता है उसमें अमोनिकल नाइट्रोजन कितना % से कम होना चाहिए? बहुत अच्छे साइलेज में अमोनिकल नाइट्रोजन कितना % से कम होना चाहिए? बिल्कुल सही है, 10% से कम होना चाहिए, 10% से कम होना चाहिए। बताइए साइलेज बनाते हैं जिस पात्र में हम उसको क्या कहते हैं? जिस पात्र में साइलेज बनाते हैं उसको क्या कहते हैं? साइलोपिट कहते हैं, सही है, साइलोपिट कहते हैं, बिल्कुल सही है। साइलेज बनाने की क्रिया को क्या कहते हैं? साइलेज बनाने की क्रिया को क्या कहते हैं भाई? एनसाइलिंग कहते हैं, सही है, एनसाइलिंग कहते हैं, साइलेज बनाने की क्रिया को एनसाइलिंग कहते हैं। अगला प्रश्न आप बताएंगे, अगर अगर साइलेज बनाने वाली फसलों में कार्बोहाइड्रेट की कमी होती है, घुलनशील शर्करा की कमी होती है, तो उसमें हम क्या ऐड करके और कितना % ऐड करके, हम क्या ऐड करके उसका साइलेज बनाते हैं? जिन फसलों में घुलनशील शर्करा की कमी होती है उसमें हम क्या डालते हैं
और कितना परसेंट डालते हैं? हम बिल्कुल सीरा मोलासेज डालते हैं। कितना डालते हैं? 3.5%। बिल्कुल सही है, मोलासेज डाल करके हम क्या बनाते हैं? साइलेज बनाते हैं। अगला प्रश्न आप बताएंगे कि हाँ भाई, अच्छे साइलेज का रंग कैसा होता है? अच्छे साइलेज का रंग कैसा होता है? बिल्कुल पीला हरा होता है, हरा पीला। बिल्कुल। साइलेज बनाने के लिए कौन सी स्टेज में फसल को काट लेते हैं? साइलेज बनाने में कौन सी स्टेज में फसल को काट लिया जाता है? मिल्किंग स्टेज में। बिल्कुल सही है, मिल्किंग स्टेज में। और हे बनाने के लिए कौन सी स्टेज में? पुष्पन की अवस्था में काट लेते हैं। साइलेज में कौन सा विटामिन ज्यादा होता है? अगला प्रश्न, साइलेज में कौन सा विटामिन ज्यादा होता है? ए ज्यादा होता है, सही है भाई। हाँ, ए ज्यादा होता है। हे में कौन सा विटामिन ज्यादा होता है? हे में डी ज्यादा होता है। अगला प्रश्न आप खुद सोच लेते हो कि क्या पूछेंगे अब, है? हे में विटामिन डी ज्यादा होता है। साइलेज बनाने के लिए सबसे अच्छी फसल बताओ। साइलेज बनाने के लिए सबसे अच्छी फसल मक्का। सही है भाई, मक्का। और मक्का ऑप्शन में नहीं मिले, ज्वार बाजरा। ज्वार बाजरा में से कौन सा? ज्वार। सही है, मक्का ऑप्शन नहीं मिले तो आपको ज्वार करना है। हे बनाने के लिए सबसे अच्छी दलहनी फसल कौन सी है? हे बनाने के लिए सबसे अच्छी दलहनी फसल कौन सी है? दलहनी है, रिंज का। बिल्कुल, रिंज का। साइलेज बनाने के लिए सबसे अच्छी दलहनी फसल कौन सी है? दलहनी फसल। हे बनाने के लिए सबसे अच्छी दलहनी फसल जई। सही है, बिल्कुल जई। देखिए, साइलेज और हे में मैं बेसिक डिफरेंस बता रहा हूँ। हे हम दलहनी और अदलहनी दोनों फसलों का मिक्स करके बना सकते हैं, लेकिन साइलेज केवल अदलहनी फसलों यानी कार्बोहाइड्रेट या घुलनशील शर्करा वाली रसीले मोटे तने वाली फसल का ही साइलेज बनाया जाता है। हाँ, हरे चारे का अचार किसको कहते हैं भाई? हरे चारे का अचार बताएंगे। हरे चारे का अचार साइलेज को कहते हैं। बिल्कुल सही है, साइलेज को क्या कहते हैं? हरे चारे का अचार कहते हैं। सही है, बिल्कुल, साइलेज को हरे चारे का अचार कहते हैं। बताइए, धूप के कारण चारे के पोषक तत्वों की हानि क्या कहलाती है? धूप के कारण चारे के पोषक तत्वों की हानि क्या कहलाती है? ब्लीचिंग। बिल्कुल सही है, ब्लीचिंग। ब्लीचिंग। और और अब आपको बताना है, हाँ, पानी के कारण, जल के कारण चारे के पोषक तत्वों की हानि क्या कहलाती है? लीचिंग। सही है, बिल्कुल, बड़ा फर्स्ट आंसर है लीचिंग। चारे, लीचिंग और ब्लीचिंग। आपको लीचिंग का मतलब होता है पानी के कारण, और ब्लीचिंग का कारण होता है सूर्य की धूप के कारण जो हानि होती है उसको बोलते हैं। अब आप मुझे बताएंगे, निम्न में से प्रीबायोटिक कौन सा है? प्रीबायोटिक कौन सा है? मैं 4 ऑप्शन दे रहा हूं। कॉपर, कोबाल्ट, मोलिब्डेनम और जिंक और ऑल। प्रीबायोटिक बताएंगे इसमें से। प्रीबायोटिक, प्रीबायोटिक, ऑल, सभी। देखिए, जो रुमन के सूक्ष्म जीवों की वृद्धि के लिए जो पदार्थ आवश्यक होते हैं उनको हम क्या बोलते हैं? प्रीबायोटिक्स बोलते हैं। बहुत अच्छा प्रश्न बनता है प्रीबायोटिक्स का और प्रोबायोटिक्स। प्रोबायोटिक्स में क्या क्या आते हैं? मैं प्रोबायोटिक्स का पूछ रहा हूं, निम्न में से प्रोबायोटिक्स क्या है? प्रोबायोटिक्स। तो प्रोबायोटिक्स में आपसे कह दिया जाए भाई, जीवाणु है, शैवाल है, कवक और प्रोटोजोआ। शैवाल को मैं हटा रहा हूं यहां से, इसकी जगह मैं इसकी जगह कर रहा हूं प्रोटोजोआ। प्रोटोजोआ और आल। तो प्रोबायोटिक्स कौन से हैं? सारे हैं। हाँ बिल्कुल, यीस्ट कवक का उदाहरण है। यीस्ट, यीस्ट क्या होती है? खमीर। बिल्कुल, इसमें आल आएगा। प्रोबायोटिक्स में सभी हैं, जीवाणु, प्रोटोजोआ, कवक। यानी प्रोबायोटिक्स तो होते हैं सूक्ष्म जीव और प्रीबायोटिक्स होते हैं पदार्थ। प्रोबायोटिक प्रीबायोटिक में आपको आना चाहिए
बहुत इंपॉर्टेंट है ये परीक्षा के हिसाब से। अगला प्रश्न मैं आपसे पूछ रहा हूं कि बताइए, अगला प्रश्न, एंटी विटामिन आप बताएंगे, एंटी विटामिन ए किसमें पाया जाता है? एंटी विटामिन ए, एंटी विटामिन ए किसमें पाया जाता है? सोयाबीन में। सही है भाई, सोयाबीन में एंटी विटामिन ए पाया जाता है। अगला प्रश्न आप बताएंगे, विंडे सेल्यूलोज किसे कहते हैं? विंडे सेल्यूलोज, विंडे सेल्यूलोज किसको बोलते हैं? विंडे सेल्यूलोज किसको बोलते हैं? विंडे सेल्यूलोज, विंडे सेल्यूलोज किसको बोलते हैं? नहीं आया किसी भी, किसी से नहीं आ रहा? विंडे सेल्यूलोज बोलते हैं क्रूड फाइबर को, क्रूड फाइबर को बोलते हैं विंडे सेल्यूलोज, क्रूड फाइबर को बोलते हैं भाई। अगला प्रश्न मैं पूछता हूं आपसे, हेनबर्ग और स्टोहमान ने जर्मनी की विंडे प्रयोगशाला में प्रोक्सीमेट प्रिंसिपल्स की खोज किस सन में की थी? हेनबर्ग और स्टोहमान ने जर्मनी की विंडे प्रयोगशाला में प्रोक्सीमेट प्रिंसिपल्स की खोज कब की थी? 1865 में की थी, 1865 में की थी। अगला प्रश्न बताएंगे, जो, हाँ, 1865 में, ऐसा चारा जो कि पानी के कारण सड़ जाता है और उसका भूरा रंग हो जाता है, उस हे को क्या कहते हैं हम? ऐसा चारा जो कि जल के कारण, बिल्कुल ब्राउन है, क्या कहते हैं? ब्राउन है कहते हैं, बिल्कुल। अगला प्रश्न मैं पूछ रहा हूं आपसे, बफेलो चॉकलेट किसे कहते हैं? बफेलो चॉकलेट, बफेलो चॉकलेट किसको कहते हैं? हाँ, यूरिया मोलासेज मिश्रण को बफेलो चॉकलेट कहते हैं, मोलासेज के ब्लॉक होते हैं। बताइए, एनडीडीबी के अनुसार एक ब्लॉक का वजन कितना होना चाहिए? एक ब्लॉक का साइज कितना होना चाहिए? बिल्कुल 3 किलोग्राम का एक ब्लॉक होना चाहिए एनडीडीबी के अनुसार। वैसे एनडीडीबी क्या है? नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड, आनंद गुजरात में स्थित है। एनडीडीबी के अनुसार ये यूरिया और मोलासेज का जो ब्लॉक होता है, इसका आदर्श वजन होता है 3.3 किलोग्राम। और इसके अंदर जो मोलासेज कितना परसेंट होता है? यूरिया मोलासेज ब्लॉक में मोलासेज का परसेंटेज बताएंगे आप, और यूरिया बताएंगे कितना परसेंट होता है? बिल्कुल सही है, 45% तो मोलासेज, यूरिया होता है 15%। ठीक है भाई, बिल्कुल आपको, हाँ बिल्कुल। इनको बफेलो चॉकलेट्स भी कहते हैं, भैंसों को इनको ब्लॉक्स को रख दिया जाता है, जिससे भैंसें इनको चाटती रहती है, और इनसे भैंस को क्या मिलता रहता है? जानवर को, रूमिनेंट पशुओं को यूरिया मिलता रहता है। यूरिया एक नॉन प्रोटीन नाइट्रोजन का स्रोत होता है, जिसको रूमन के सूक्ष्मजीव काम में लेकर के माइक्रोवेल प्रोटीन बना लेते हैं। चूंकि माइक्रोवेल प्रोटीन पशु को बहुत अच्छी एनर्जी देता है, बहुत बहुत अच्छा प्रोटीन का स्रोत होता है माइक्रोवेल प्रोटीन। अब मैं आपसे पूछ रहा हूँ, जो माइक्रोवेल प्रोटीन होता है, माइक्रोवेल प्रोटीन होता है, उसकी आप बायोलॉजिकल वैल्यू बताएंगे। वैसे बायोलॉजिकल वैल्यू की परिभाषा 80, बिल्कुल सही है, 80। बायोलॉजिकल वैल्यू क्या होती है? किसी भी, हाँ बिल्कुल सही है, किसी भी प्रोटीन की, हाँ हाँ, किसी भी प्रोटीन की तुलना होती है एक तरह से, उसकी पाचन की दक्षता होती है। और अंडे की प्रोटीन की बायोलॉजिकल वैल्यू कितनी होती है? अंडे की प्रोटीन की बायोलॉजिकल वैल्यू होती है 100, और रूमन के सूक्ष्म जीवों की बायोलॉजिकल वैल्यू होती है 80। तो बायोलॉजिकल वैल्यू से हम आदर्श प्रोटीन अवधारणा निकालते हैं। आदर्श प्रोटीन अवधारणा किस अमीनो अम्ल पर आधारित है? चलो अभी तक तो सभी का सही है, अब बताओ आदर्श प्रोटीन अवधारणा किस अमीनो अम्ल पर आधारित है? बिल्कुल सही है, लाइसिन अमीनो अम्ल पर ये आदर्श प्रोटीन अवधारणा अवधारणा निहित है, लाइसिन अमीनो अम्ल पर, बिल्कुल सही है, लाइसिन पर। हाँ भाई, अगला प्रश्न मैं पूछ रहा हूँ, बताइए। बिल्कुल सही है, लाइसिन। अगला प्रश्न मैं पूछ रहा हूँ, ठीक है, अब रुक जाओ। कि ऐसी प्रोटीन जिसको रूमन के सूक्ष्म जीवों से बचा लिया जाता है और उसको आगे भेज दिया जाता है, रूमन के अंदर नष्ट नहीं होने दिया जाता है सूक्ष्म जीवों से, उस प्रोटीन को क्या कहते हैं? बिल्कुल सही है, बाईपास प्रोटीन कहते हैं। क्या कहते हैं? बाईपास प्रोटीन कहते हैं। सही है भाई, बाईपास प्रोटीन सही है। अगला प्रश्न मैं लिख रहा हूँ, ब्यूटी विटामिन कौन सा होता है? ब्यूटी विटामिन कौन सा होता है?
ब्यूटी विटामिन कौन सा होता है? विटामिन ई को ब्यूटी विटामिन भी कहते हैं, सही है बिल्कुल। इसको बांझपन रोधी विटामिन भी कहते हैं, बिल्कुल। विटामिन ई का रासायनिक नाम बताएंगे? टोकोफेरोल, सही है भाई, टोकोफेरोल। विटामिन ई का रासायनिक नाम टोकोफेरोल होता है, सही है। विटामिन के 3 रूपों में पाया जाता है, K1, K2 और K3। अब मुझे ये बताओ कि कौन सा इसमें से संश्लेषित होता है, कौन सा संश्लेषित होता है? K3 संश्लेषित होता है, K3 संश्लेषित होता है, बिल्कुल। और ये हरी पत्ती के अंदर पाया जाता है, दोनों K1 और K2। और K3 मेनाडायोन के नाम से आता है, इसका इंजेक्शन भी आता है, मेनाडायोन, मेनाडायोन। और विटामिन के का संश्लेषण आहार नाल के सूक्ष्म जीवों के द्वारा किया जाता है, विटामिन के और बी कॉम्प्लेक्स का संश्लेषण। और कौन सा विटामिन ऊंटनी के दूध में पाया जाता है, जो अन्य के दूध में नहीं होता? बिल्कुल, विटामिन सी ऊंटनी के दूध में हाँ थोड़ी मात्रा में पाया जाता है, जबकि दूध में वास्तव में आयरन और विटामिन सी अनुपस्थित होते हैं दूध में। बताओ, ऐसा बछड़ा जिसकी मां मर जाए उसे क्या कहते हैं? शुरुआती अवस्था में ऐसा नवजात बछड़ा जिसकी मां मर जाए, मां की मृत्यु हो जाए, तो उसे क्या कहते हैं? ऑर्फन काफ कहते हैं। क्या कहते हैं? ऑर्फन काफ कहते हैं। और ऐसे अनाथ बछड़े को, क्योंकि पिताजी तो वैसे ही नहीं होते इसके गांव में, ठीक है, ऐसे बछड़े के लिए क्या तैयार करते हैं? कृत्रिम कोलोस्ट्रम तैयार करते हैं, आर्टिफिशियल कोलोस्ट्रम। अब आप मुझे बताएंगे, कृत्रिम कोलोस्ट्रम जब बनाते हैं उसके अंदर डालते हैं हम, पानी डालते हैं, गर्म होता है, दूध होता है, उसके अंदर एक अंडा डाल देते हैं, उसमें थोड़ा सा 1 चम्मच लगभग 3 ml के लगभग क्या डाल देते हैं उसमें? अरंडी का तेल डाल देते हैं, उसमें विटामिन ए भी डालते हैं। अब मैं आपसे पूछ रहा हूं कि उसमें अरंडी का तेल क्यों मिलाते हैं? किसका काम करता है अरंडी का तेल? अरंडी का तेल कृत्रिम कोलोस्ट्रम या कृत्रिम खीस में क्या काम करता है? बिल्कुल सही है, कृत्रिम खीस में ये लैक्जेटिव का काम करता है अरंडी का तेल। अगला प्रश्न मैं पूछ रहा हूं आपसे कि विटामिन ई का स्रोत कौन सा होता है? मुख्य स्रोत बताओ विटामिन ई का, विटामिन ई का मुख्य स्रोत बताओ भाई। व्हीट जर्म ऑयल, सही है भाई, व्हीट जर्म ऑयल, चापड़ नहीं है भाई। विटामिन ई का मुख्य स्रोत है व्हीट जर्म ऑयल, क्योंकि गेहूं को आप अंकुरित कराओ उसके अंदर विटामिन बन जाएगा, ये विटामिन ई बन जाएगा। अब मेरे को आपने याद दिलाया तो मैं आपसे पूछ रहा हूं कि ब्रान के अंदर फास्फोरस की और कैल्शियम की क्या परसेंटेज, क्या अनुपात होता है ब्रान के अंदर? ब्रान में कैल्शियम और फास्फोरस का अनुपात बताओ आप। तो कैल्शियम 1:10, ठीक है। अगर P अनुपात CA करते हैं, बिल्कुल सही है, मैंने पहले 10 अनुपात, बिल्कुल सही है। अरे घबराओ मत, समझ गया मैं आपकी भावनाओं का, उल्टा पुल्टा मत करो। हाँ, उल्टा पहले ऐसे बोला था, ऐसे ऐसे बोल दिया, मस्त रहो, मैं समझता हूँ इतना तो। ये विश्वास है कि जो इस तरह से अगर आंसर दे रहा है वो बच्चा बिल्कुल 100%, उसको कोई नहीं रोक पाएगा। हड़का मोटा तो अपनी क्लास में रुक ही नहीं सकता वैसे ही, और वैसे ही कानों में से कईयों की धुआं निकल जाती है, हैं? हाँ भाई, तो बताइए, सेपोनिन, सेपोनिन एक प्रतिपोषक होता है, सेपोनिन का आपने नाम सुना होगा, जो कि रिंजका में पाया जाता है और बरसीम में पाया जाता है, बरसीम में पाया जाता है, रिंजका में पाया जाता है। अब आप मुझे बताइए कि सेपोनिन आरबीसी पर क्या करता है? आरबीसी के साथ क्या करता है? सेपोनिन आरबीसी पर क्या प्रभाव उत्पन्न करता है? सेपोनिन क्या कर देता है? आरबीसी का क्या कर देता है? हाँ, लाइसिस, हीमोलाइसिस कर देता है। क्या कर देता है? हीमोलाइसिस, हीमोलाइसिस। वो जो आप समझ रहे हो हीमेग्लूटिनिन करता है, वो उसको चिपकाने का काम तो कौन करता है? हीमेग्लूटिनिन, हीमएग्लूटिनिन। तो आरबीसी को चिपकाता है, एग्लूटिनेशन करता है, एग्लूटिनेशन का मतलब आरबीसी को चिपकाना। और सेपोनिन क्या करता है? हीमोलाइसिस, आरबीसी को तोड़ता है, आरबीसी को टूटना, आरबीसी का टूटना हीमोलाइसिस कहलाता है। हीमोलाइसिस का काम करता है सेपोनिन। सेपोनिन स्वाद में होते हैं कड़वे या कसैले,
और ये दलहनी हरे चारों के अंदर पाए जाते हैं। और इनके कारण पशुओं को बहुत ज्यादा मात्रा में जब सेपोनिन खा लेते हैं यानी दलहनी हरे चारे खा लेते हैं, जिससे पशुओं के पेट फूल जाता है, जिसको कहते हैं ब्लॉट, जिसको झागदार आफरा या फ्रोथी ब्लॉट कहते हैं। अब आप मुझे बताएंगे लार में ऐसा कौन सा पदार्थ होता है जो इस फ्रोथी ब्लॉट को रोकता है? फ्रोथी ब्लॉट को रोकता है, बताओ भाई। फ्रोथी ब्लॉट को कौन सा? म्यूसिन, सही है बिल्कुल, म्यूसिन। लार में म्यूसिन नाम का पदार्थ होता है जो इस फ्रोथी ब्लॉट को रोकता है। अब आप मुझे प्रश्न बताएंगे साइलेज में हरे चारे का पोषण मान कितना होता है? साइलेज में हरे चारे का पोषण मान कितना % होता है? बिल्कुल सही है, 80 से 85% होता है। अगला प्रश्न बताएंगे आप मुझे। हाँ, ज्यादातर अधिकतर प्रति पोषक पदार्थों को नष्ट करने का तरीका क्या है? सुखाकर, गर्म करके, धो करके? कौन सा मेथड है जो ज्यादातर खाद्य पदार्थों के प्रति पोषकों को? बिल्कुल हीट, यानी हीट ट्रीटमेंट, जिसको बॉइलिंग कह दो, गर्म करके कह दो, सुखाकर, यानी सुखाकर नहीं है भाई, सुखाने से सारे खत्म नहीं होंगे, हीट से खत्म होंगे। आप जैसे सोयाबीन को सुखा लेते हो तो क्या सोयाबीन का जो ट्रिप्सिन इनहिबिटर खत्म हो जाता है कि नहीं होता? ये बॉइलिंग करने से या उष्मा उपचारित करने से ज्यादातर जो है एंटी न्यूट्रिशनल ANF खत्म हो जाते हैं, एंटी न्यूट्रिशनल फैक्टर खत्म हो जाते हैं। बताइए मुझे कि आपको स्ट्रा दे दिए गए हैं, स्ट्रा आप जानते होंगे, हे और साइलेज की कटाई में तो फसल के पकने से पहले हम फसल को काट लेते हैं, लेकिन स्ट्रा में जब हमको अनाज प्राप्त करना होता है, जैसे हम गेहूं लेते हैं, तो गेहूं जब बनते हैं जब फसल पूर्ण पक जाती है, और पूर्ण फसल पकी हुई में स्ट्रा होता है, स्ट्रा को हम भूसा बोलते हैं। और भूसे की पाचकता बहुत कम होती है, अभी बताया था मैंने, 0% DCP होती है, और TDN जो होता है वो 40% होता है, यानी कि भूसे की बहुत घटिया क्वालिटी होती है पशुओं के खिलाने के हिसाब से। लेकिन मैं अब आपसे पूछ रहा हूं कि अगर हम ये एक्स्ट्रा खिलाने हैं पशुओं को, तो कितने % हम क्षारीय उपचार करेंगे, कितने % सोडियम हाइड्रोक्साइड से हम इसको उपचारित करेंगे? कितने % हम सोडियम हाइड्रोक्साइड से इसको उपचारित करेंगे? बिल्कुल 3%। हाँ, सोडियम हाइड्रोक्साइड 3% NaOH से उपचारित करके हम भूसे का उपचार करके भूसे के अंदर जो उपस्थित लिग्निन, पैक्टिन, सुबेरिन, चूंकि फसल पकने पर लिग्निन, पैक्टिन, सुबेरिन आदि पदार्थों का जमा हो जाता है और उनको कम कर देते हैं, हम उनको हटा देते हैं, जिससे पाचकता बढ़ जाती है। ऐसे ही हम फसल का इसका एक्स्ट्रा का, यानी जो घटिया किस्म का जो चारा होता है जिसको हम बोलते हैं, उसका हम ऐसे ही यूरिया ट्रीटमेंट करते हैं। जिन खाद्य पदार्थों में यूरिया की जो कम, उसकी प्रोटीन की कमी होती है, क्रूड प्रोटीन की कमी होती है, उनकी पूर्ति के लिए हम उसका यूरिया से ट्रीटमेंट करते हैं, यूरिया का ट्रीटमेंट करते हैं। और वो कल भी बताया था मैंने, 13% DCP से कम होने पर हम यूरिया ट्रीटमेंट कर सकते हैं। तो आपसे मैं पूछ रहा हूं, चलो प्रश्न बताएंगे आप कि हाँ, कि बताइए, यूरिया ट्रीटमेंट करते हैं हम किसका? भूसे का। तो भूसे का यूरिया ट्रीटमेंट करते हैं तो उसमें कितना % यूरिया मिलाते हैं? सही है, बिल्कुल सही है, 4% मिलाते हैं। और हरे चारे में बताएंगे आप, हरे चारे का यूरिया उपचार कर रहे हैं हम, तो हरे चारे में कितना मिला सकते हैं? हाँ बिल्कुल, ½ % से 1% आप हरे चारे के अंदर मिला सकते हो, ½ % ही मिलाएंगे, क्योंकि हरा चारा जो होता है उसमें पानी ज्यादा होता है। बिल्कुल, बहुत कम मात्रा में मिलाते हैं हरे चारे के अंदर। और बताइए, अगर आप राशन के अंदर मिलाने की बात कर रहे हो, राशन में यूरिया कितना मिला सकते हो? तो राशन के अंदर कितना % मिला सकते हो? राशन में कितना % मिला सकते हो? हाँ भाई, पशुओं के राशन में 1%। हाँ भाई, साइलेज ज्यादा खिलाने पर कौन सा रोग हो जाता है? साइलेज की अधिकता से कौन सा रोग हो जाता है? साइलेज अधिक खिलाने पर, साइलेज अधिक खिलाने पर कीटोसिस रोग हो जाता है। सही है, बिल्कुल, कीटोसिस। और एक पशु को प्रति 100 किलोग्राम शरीर भार पर, 100 किलोग्राम शरीर भार पर कितना साइलेज आप दे सकते हो? कितना साइलेज 100 किलोग्राम बॉडी वेट पर आप दे सकते हो? 1 से लेकर के और 5 किलोग्राम ये रेंज रहती है। हाँ भाई, एक पशु को 24 घंटे में आप कितना साइलेज खिला सकते हो टोटल? अधिकतम साइलेज कितना खिला सकते हो?
अधिकतम साइलेज कितना खिला सकते? हाँ बिल्कुल सही है, लगभग सभी का सही है। 15 से 20 किलोग्राम साइलेज आप खिला सकते हो। साइलेज डिजीज कौन सी होती है? थोड़ा सा रुक करते हैं। साइलेज डिजीज न्यूट्रिशन से मेडिसिन की तरफ। साइलेज डिजीज किसको बोलते हैं? लिस्टेरियोसिस को। साइलेज डिजीज लिस्टेरियोसिस बिल्कुल सही है, लिस्टेरियोसिस को बोलते हैं। हाँ सही है भाई, बहुत अच्छी तैयारी है भाई। साइलेज डिजीज किसको बोलते हैं? लिस्टेरियोसिस को बोलते हैं। हाँ भाई, अगला प्रश्न बताएंगे आप। स्टोवर क्या होता है? स्टोवर, स्टोवर क्या होता है? स्टोवर होता है जब फसल पक जाती हैं, फसलों के नीचे जो रह जाता है आ, उनका, जिसको ठूंठ बोलते हैं अपन, बचा हुआ जो अवशेष होता है उसको क्या बोलते हैं? स्टोवर बोलते हैं। बिल्कुल ठूंठ, वो स्टोवर ही होता है। बिल्कुल अलग अलग भाषा में अलग अलग बोल सकते हैं हम इसको। अगला मैं प्रश्न आपसे पूछ रहा हूं कि हाँ, अगर हम फसल को चारे की फसल को, पशु को हम काट करके उसके खूंटे पर ही खिलाएं तो उसको क्या बोलते हैं हम? यानी अगर मान लीजिए आप पशु को, हाँ सोइलिंग बोलते हैं, बिल्कुल सही है। जीरो ग्रेजिंग या सोइलिंग बोलते हैं। जीरो ग्रेजिंग या सोइलिंग यानी ऐसा चरागाह जिसमें बिल्कुल चारे की चराई नहीं होती हो, वहां से फसल को काट करके, चारे की फसल को काट करके पशुओं को खिलाया जाता हो, उस क्रिया को जीरो ग्रेजिंग कहते हैं। और इस क्रिया को, इसको सोइलेज या सोइलिंग भी बोलते हैं। सोइलिंग भी बोलते हैं, सोइलेज या सोइलिंग भी कहते हैं किसको? जीरो ग्रेजिंग को। अगला प्रश्न मैं पूछता हूं, कौन कौन सी संकुचनशील प्रोटीन होती है? संकुचनशील प्रोटीन कौन कौन सी होती है? संकुचनशील प्रोटीन कौन कौन सी होती है? एक्टिन और मायोसिन। बिल्कुल सही है, एक्टिन और मायोसिन संकुचनशील प्रोटीन होती है। बिल्कुल सही है। शरीर में सबसे ज्यादा मात्रा में पाई जाने वाली प्रोटीन और बता दो। शरीर में सबसे ज्यादा मात्रा में पाई जाने वाली प्रोटीन बता दो। कोलेजन, बिल्कुल सही है। कोलेजन प्रोटीन शरीर में सबसे ज्यादा पाई जाती है। कोलेजन प्रोटीन शरीर में सबसे ज्यादा पाई जाती है। नेक्स्ट, हाँ, कौन सी अपाचनशील प्रोटीन है? कौन सी अपाचनशील प्रोटीन है जो कि मृत संरचनाओं में पाई जाती है? मृत संरचनाएं जैसे सींग, खुर है, सींग, खुर, पंजे, बाल, नाखून, इनके अंदर पाई जाती है। किरेटिन पाई जाती है, बिल्कुल सही है, किरेटिन। और किरेटिन प्रोटीन के अंदर क्या होता है? सल्फर होता है, सल्फर होता है। और सल्फर जब जलता है तो सल्फर की ऑक्साइड्स बनाता है, और सल्फर के ऑक्साइड्स बदबू पैदा करते हैं। इसलिए शरीर जब जलता है या बाल जब जलते हैं तो बदबू आती है। और अंडे जब सड़ जाते हैं तो उसमें भी सल्फर के ऑक्साइड्स निकलते हैं, उसमें से भी स्मेल आती है, बहुत तीक्ष्ण गंध आती है सल्फर के जब चीजें जलती है सल्फर युक्त। और ये अपाचनशील प्रोटीन होती है, इसलिए कई बार पशुओं के शरीर में आंतों के अंदर ये चाट लेने से, जब पशुओं के शरीर पर बहुत ज्यादा बाह्य परजीवी होते हैं और आंतरिक परजीवी होते हैं, या फिर पशु पाइका से ग्रसित होता है, अथवा पशु के शरीर में खनिजों की कमी होती है, तो ऐसी कंडीशन में पशु बालों को चाट चाट करके बालों का गुच्छा बना लेता है, और वो बालों का गुच्छा हेयर बाल कहलाता है, जो कि हाँ बिल्कुल आंत के अंदर फंस जाता है, जिससे बिल्कुल बिल्कुल सही है, ट्राइकोबेजोर्स भी बोलते हैं। वाह, ट्राइकोबेजोर्स भी बोलते हैं भाई। अगला प्रश्न है आपसे कि बताइए पशुओं को जो खिलाते हैं एंटीबायोटिक्स, एंटीबायोटिक्स यानी फीड एडेटिव के रूप में हम एंटीबायोटिक्स भी खिला सकते हैं। तो एंटीबायोटिक्स में जो कौन कौन सी एंटीबायोटिक्स खिलाते हैं पशुओं को, पहले तो ये बताओ कौन कौन सी एंटीबायोटिक्स फीड एडेटिव के रूप में आप दे सकते हो? टेट्रासाइक्लिन दे सकते हो, ऑक्सी टेट्रासाइक्लिन, ओरियोमाइसिन दे सकते हो, सही है बिल्कुल, ऑक्सी टेट्रासाइक्लिन, टेरामाइसिन दे सकते हैं। अब एंटीबायोटिक्स बछड़ों को नहीं देनी चाहिए, और हाँ भाई, बछड़ों को देनी चाहिए या नहीं देनी चाहिए बताओ? बिल्कुल देनी चाहिए, बछड़ों को देनी चाहिए भाई। क्यों देनी चाहिए? क्योंकि रूमिनेंट पशुओं में तो ये रूमन के सूक्ष्म जीवों को मार देती हैं, और नॉन रूमिनेंट पशुओं को हम एंटीबायोटिक्स दे सकते हैं। मुर्गी को हम दे सकते हैं, सुअर को हम दे सकते हैं, जो मांस के लिए पाले जाते हैं। रूमिनेंट पशुओं के जो लाभदायक सूक्ष्म जीव होते हैं, रूमिनल फ्लोरा होता है, उसको एंटीबायोटिक्स नष्ट कर देती है। इसलिए रूमिनेंट्स पशुओं को हम एंटीबायोटिक्स नहीं देते। और ज्यादातर हाँ, ज्यादातर बिल्कुल प्री रूमिनेंट स्टेज में हम देते हैं।
प्री लैम्ब फीडिंग किसको बोलते हैं? प्री लगा दिया तो बताओ, प्री लैम्ब फीडिंग किसको बोलते हैं? प्री लैम्ब फीडिंग, प्री लैम्ब फीडिंग किसको बोलते हैं? हाँ, स्टीमिंग अप्राशन को क्या बोलते हैं? प्री लैम्ब फीडिंग कहते हैं। बताइए, अनाज को पीसना, पीसना एक एक प्रकार की फीड प्रोसेसिंग की क्रिया है, उसको कहते हैं ग्राइंडिंग। चारे को काटना क्या कहलाता है? चारे को काटना क्या कहलाता है? चाफिंग, बिल्कुल सही है, चाफिंग। कुट्टी करना कहलाता है, यानी चाफ कटर के द्वारा चाफिंग कर दी जाती है, और चाफिंग से क्या होता है? सतह क्षेत्रफल बढ़ जाता है। चाहे आप फसल को छोटे छोटे टुकड़ों में काटो या फिर गेहूं या अनाजों को पीसो, पीसने से सतह क्षेत्रफल बढ़ जाता है, जिससे पाचकता बढ़ती है और पोषकता इसकी बढ़ती है चारे की, और इसको बोलते हैं फीड प्रोसेसिंग। फीड प्रोसेसिंग, फीड प्रोसेसिंग बोलते हैं भाई। अगला प्रश्न मैं आपसे पूछ रहा हूं, साइलेज बनाने के लिए जो फसल चाहिए होती है, उस फसल का तना मोटा होता है, रसीला होता है, और पत्तियां कम होनी चाहिए। लेकिन हे बनाने के लिए जो फसल चाहिए होती है, उसमें पत्तियां अधिक होनी चाहिए, तना खोखला होना चाहिए, और तना पतला होना चाहिए। ये तो मैंने आंसर ही आपको बता दिया। हे वाले में आसानी से सूखने वाला होना चाहिए। हे हमारे देश में बहुत अच्छा हे बनाया जा सकता है, क्योंकि ज्यादातर सूर्य की हाँ धूप पड़ती है अधिकांश एरिया के अंदर। कुछ देशों में सूर्य की धूप कम देर के लिए पड़ती है, वहां पर हे बनाना बड़ा मुश्किल काम है। तो वहां पर एक माउ क्यूरिंग नाम की एक तकनीक है, जिसमें कृत्रिम विधि से फसलों को सुखा करके हे बनाया जाता है, लेकिन वो ज्यादा सक्सेसफुल मेथड नहीं है। दूसरी बात, हे बनाया जाता है तो हे में फसल को काट करके पंक्ति के अंदर सुखा दिया जाता है, और उसको बोलते हैं स्वात, और फिर उनको गोल करके और कोकिंग कर ली जाती है, जिसको बोलते हैं पुली बनाना। कोकिंग के बाद उसको बेलिंग कर ली जाती है, या फिर ट्राइपोड बना करके उसे सुखा दिया जाता है, और अच्छा सूखा हुआ चारा जो कि सूर्य की धूप से, वो क्या कहलाता है? हे। हे में खुशबू आती है, अच्छे हे में, और सड़े हुए और नमी के कारण जो बदबूदार हे हो जाता है, उसके उसको क्या कहते हैं? ब्राउन हे, क्योंकि बैक्टीरिया के द्वारा वो खराब हो जाता है। अगला प्रश्न मैं आपसे करता हूं, बहुत इंपॉर्टेंट है। एंजाइम किसके बने होते हैं? एंजाइम रासायनिक दृष्टि से किसके बने होते हैं? एंजाइम रासायनिक दृष्टि से किसके बने होते हैं? एंजाइम केमिकली किसके बने होते हैं? एंजाइम कोई नहीं बता रहा। प्रोटीन के बने होते हैं, सही है। एंजाइम रासायनिक दृष्टि से क्या होते हैं? प्रोटीन होते हैं। बिल्कुल सही है। एंजाइम किसके बने होते हैं? प्रोटीन से बने होते हैं। रासायनिक दृष्टि से एंजाइम किसके बने होते हैं? प्रोटीन से बने होते हैं। बताइए, आपने VFA का नाम सुना होगा, वोलेटाइल फैटी एसिड। वोलेटाइल फैटी एसिड का नाम सुना होगा। अधिकांश जो रूमिनेंट्स होते हैं, वो वोलेटाइल फैटी एसिड से कितना % ऊर्जा लेते हैं? कुल ऊर्जा की कितना प्रतिशत ऊर्जा वोलेटाइल फैटी एसिड से मिलती है पशुओं को? 70%। सही है भाई, 70%। पशु 70% ऊर्जा का इसी लेते हैं, वोलेटाइल फैटी एसिड से लेते हैं। अगला प्रश्न मैं पूछ रहा हूं आपसे, अगला प्रश्न मैं आपसे पूछ रहा हूं, आप बताएं कि रूमिनेंट पशुओं को आहार में कितनी फैट चाहिए? रूमिनेंट पशुओं को आहार में कितनी फैट चाहिए? कितना % फैट चाहिए रूमिनेंट पशुओं को आहार में? भाई बताओ आंसर। अरे ये कौन है बार बार फोन कर रहा है? रूमिनेंट पशुओं को आहार में कितना % फैट चाहिए? मेरे पास कमेंट नहीं आ रहे, मैं आपको आंसर लिख देता हूँ। 3 से 5% फैट चाहिए भाई। रूमिनेंट पशुओं को 3 से 5% वसा चाहिए। सर्वाधिक वसा किसको चाहिए खाने में? सर्वाधिक वसा चारे या खाने के अंदर किसको चाहिए? सुअर को चाहिए, बिल्कुल सही है, सुअर को चाहिए, मुर्गी को नहीं चाहिए भाई। सुअर को सर्वाधिक फैट चाहिए भाई, सुअर को। हाँ भाई। अब प्रश्न पूछता हूं मैं आपसे, बताइए, सुक्रोज, माल्टोज आप किसके अंदर शामिल करेंगे? CF में, EE में, या फिर NFE में, और या S में? बताइए, सुक्रोज माल्टोज शर्कराओं को किस में शामिल करोगे आप?
नाइट्रोजन फ्री एक्सट्रैक्ट के अंदर, क्योंकि जो घुलनशील शर्कराएं होती है वो नाइट्रोजन फ्री एक्सट्रैक्ट के अंदर आती हैं, बिल्कुल सही है, नाइट्रोजन फ्री एक्सट्रैक्ट। अगला प्रश्न, टोटल एस की मात्रा किससे ज्ञात की जाती है? टोटल एस की मात्रा, कुल राख की मात्रा चारे में किससे ज्ञात की जाती है? चारे में कुल राख की मात्रा किससे ज्ञात की जाती है? मफल भट्टी से, बिल्कुल सही है। तापमान भी बता रहे हैं कई बच्चे तो 600 डिग्री सेंटीग्रेड। बताइए समय, बताइए कितने घंटे, समय बताइए कितने घंटे? हाँ लगभग 2 घंटे, लगभग 2 घंटे तक हम चारे को जब जलाते हैं तो खनिज खनिज बच जाता है सिर्फ, और क्या है, चारा जल जाता है, उसको बोलते हैं मफल भट्टी। अब मैं आपसे पूछ रहा हूं सॉक्सलेट उपकरण क्या काम आता है? सॉक्सलेट उपकरण क्या ज्ञात करने का काम आता है? इन चारों में से बताएंगे आप। ईथर एक्सट्रैक्ट, बिल्कुल सही है, ईथर एक्सट्रैक्ट। ईथर एक्सट्रैक्ट क्या होता है? ये एक तरह से लिपिड होती हैं, इसके अंदर क्या क्या आते हैं इसमें, अगला प्रश्न मैं बना ही लेता हूं। ईथर एक्सट्रैक्ट इंक्लूड्स, क्या क्या इंक्लूड करता है? ईथर एक्सट्रैक्ट में क्या क्या शामिल होता है? ऑप्शन में दे देता हूं आपको। पहला ऑप्शन है वर्णक, दूसरा ऑप्शन है वसा, तीसरा ऑप्शन है मोम, और चौथा है ऑल। बताइए भाई ईथर एक्सट्रैक्ट के अंदर क्या क्या शामिल होता है? ऑल, सभी शामिल होता है, बिल्कुल सही है, सभी शामिल होता है ईथर एक्सट्रैक्ट के अंदर। हाँ भाई अगला प्रश्न मैं करता हूं आपसे, काफ स्टार्टर, काफ स्टार्टर कितने सप्ताह पहले देते हैं बछड़े को? 1 2, काफ स्टार्टर कितने सप्ताह बाद देते हैं? 3 और 4। काफ स्टार्टर बछड़े के जन्म के कितने सप्ताह बाद हम चालू करते हैं उसको? बिल्कुल सही है, 2 सप्ताह बाद हम काफ स्टार्टर उसको देना शुरू कर देते हैं। अगला प्रश्न मैं पूछ रहा हूं आपसे, बताइए यकृत और तंत्रिका के लिए, यकृत और तंत्रिका के लिए कौन सा तत्व बहुत आवश्यक होता है? पहला ऑप्शन मोलिब्डेनम, दूसरा कॉपर, तीसरा कोबाल्ट और चौथा जिंक। यकृत और तंत्रिका के लिए कौन सा तत्व आवश्यक होता है, बहुत अच्छा आवश्यक होता है? लीवर की हेल्थ के लिए और नर्व्स के लिए तंत्र, बिल्कुल कोबाल्ट। देखिए कोबाल्ट है, कोबाडेक्स, साइनोकोबालामिन, मिथाइलोकोबालामिन, सब में कोबालामिन आता है, यानी तंत्रिकाओं की सुरक्षा के लिए और लीवर की सुरक्षा के लिए कौन सा तत्व आवश्यक होता है? ये। अगला प्रश्न मैं आपसे करता हूं, बताइए दुधारू बकरी को, दुधारू बकरी को कितना ड्राई मैटर चाहिए अपने बॉडी वेट का? हाँ 2%, 4%, 6% और 1%। दुधारू बकरी को कितना ड्राई मैटर चाहिए भाई? 6%, बिल्कुल सही है, बहुत ज्यादा चाहिए, क्योंकि बकरी की उपापचय दर बहुत ज्यादा होती है। बकरी पालतू पशुओं में सबसे ज्यादा डिटॉक्सिफिकेशन की पावर बकरी में होती है, बकरी के लीवर में सबसे ज्यादा क्षमता होती है। और बकरी इसीलिए गरीब की गाय कहलाती है, क्योंकि बकरी कुछ भी खा लेती है, झाड़ियों को, जहरीली वनस्पतियों को, कटीली वनस्पतियों को। बकरी ब्राउजिंग करती है, बकरी के होंठ बहुत गतिमान होते हैं, चलायमान होते हैं, जिनके कारण चूंट चूंट करके, चुन चुन करके वो खा लेती है। चुनकर एवं चूंट कर खाना, चुनकर एवं चूंट कर खाना क्या कहलाता है? ये ब्राउजिंग कहलाता है। तो बकरी की हैबिट होती है ब्राउजिंग, ब्राउजिंग की जो, हाँ बिल्कुल, ऊंट भी करता है ब्राउजिंग। हाँ भाई बकरी को इसलिए, बकरी आंकड़े को खा लेती है, आंकड़ा, आंख जिसको कहते हैं हम, कैलोट्रोपिस प्रोसेरा, उसको भी खा लेती है। उसमें जो लेटेक्स निकलता है, लेटेक्स के अंदर बहुत सारा टेनिन होता है, उस टेनिन से, माइमोसिन से, इन विषैले पदार्थों से, एंटी न्यूट्रिशनल फैक्टर से भी बकरी का बाल भी बांका नहीं होता है। इसलिए इसलिए बकरी बहुत ज़्यादा वैरायटी की फूड खाने के कारण बकरी बकरी यहाँ पर रहने के लिए बहुत अच्छी अपने आप को अनुकूलित कर लेती है। और अगला प्रश्न मैं पूछ रहा हूँ, भेड़ जब जमीन से सटकर चरती है उसको क्या कहते हैं? भेड़ जमीन से सट करके चरती है उसको क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं उसको? क्लोज ग्रेजिंग, बिल्कुल सही है, क्लोज ग्रेजिंग। और इसको निबलिंग भी बोलते हैं, क्लोज ग्रेजिंग को क्या कहते हैं? निबलिंग भी बोलते हैं। अगला, अगला प्रश्न मैं आपसे कर रहा हूं, गन्ना उद्योग का उप उत्पाद क्या कहलाता है? ऑप्शन में जो कि फाइबर युक्त होता है और पशुओं को खिलाया जा सकता है। मोलासेज नहीं भाई, बेगासेज, बेगासेज जो फाइबर युक्त होता है।
बेगासेज, उसको बोलते हैं बेगासेज। मोलासेज तो क्या होता है, सीरा रसीला होता है। मोलासेज तो गुड़ की तरह होता है, काला गुड़ की तरह, और वो होता है बेगासेज, उसको क्या बोलते हैं, बेगासेज। बेगासेज क्या होता है, गन्ना उद्योग का उप उत्पाद होता है जो पशुओं को खिलाया जा सकता है। अगला प्रश्न इन चारों खनिजों से ही मैं कर लेता हूं। बताइए इनमें से कौन से खनिज की अधिकता से पीट स्क्योर हो जाता है। आपको दिखाई दे रहे हैं चार, इन चारों में से कौन से खनिजों, बिल्कुल मोलिब्डेनम। अगला प्रश्न मैं कर रहा हूं इसी में से, हाँ भाई बताइए इनमें से कौन से खनिज की कमी से पशुओं के, छोटे बछड़ों के जो पाड़े पाड़ी होते हैं, बफेलो काप होते हैं, उनके बालों का रंग बिल्कुल सुनहरा हो जाता है, सोने जैसा कलर हो जाता है। बिल्कुल कॉपर, क्योंकि कॉपर जो है खनिज के जो मिलेनिन है, मिलेनिन वर्णक के निर्माण के लिए आवश्यक होता है। कॉपर एक एंजाइम होता है टायरोसिनेज, उस टायरोसिनेज एंजाइम का घटक होता है कॉपर, और कॉपर से मिलेनिन संश्लेषित होता है, मिलेनिन से बालों का रंग होता है। अगला प्रश्न मैं इनमें से कर रहा हूं आपको, बताइए पेरोसिस इनमें से कौन से तत्व की कमी से होता है। इन चारों में से पेरोसिस कौन से तत्व की कमी से होता है, जिसको सिल्प्ड टेंडन भी कहते हैं। मुर्गी चलती चलती हॉक जॉइंट के सारे गिर जाती है, बिल्कुल जिंक। और जिंक के अलावा कोलिन है। पेरोसिस का प्रश्न देखो ऐसे भी आ जाए, मान लो कि पेरोसिस किससे होता है, पेरोसिस किसकी कमी से होता है। ऑप्शन में ए दे दिया मैग्नीज, बी दे दिया जिंक, और सी दे दिया आपको कोलिन। कोलिन भी क्या होता है, विटामिन होता है एक, जिसको लाइपोट्रोपिक फैक्टर भी कहते हैं हम, इसमें लेसिथिन अधिक पाया जाता है। और अब बताइए पेरोसिस किसकी कमी से होता है, इन चारों में से बताएंगे आप, पेरोसिस किसकी कमी से होता है। बिल्कुल इसमें सभी आएगा उत्तर, बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न मैं आपसे कर रहा हूं, बताएंगे आप कि वसा से कार्बोहाइड्रेट की तुलना में कितना गुना ऊर्जा मिलती है। कार्बोहाइड्रेट की तुलना में कितनी गुना ऊर्जा मिलती है वसा से। सही है, कार्बोहाइड्रेट की तुलना में वसा से 2.25 गुना अधिक ऊर्जा मिलती है। हाँ भाई 2.25, क्योंकि अगर आपको सिद्ध करना है तो आप कर सकते हो। 9.3/4.1 बराबर 2.25, 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट से 1 ग्राम फैट से इतनी, और ये 2.25 आंसर आ गया आपके पास। हाँ भाई 2.25। बताओ 1 मोल एसिटिक एसिड से कितने एटीपी, एटीपी बताओ, 1 मोल एसिटिक एसिड से कितने एटीपी। 10, बिल्कुल सही है भाई, 10 एटीपी मिलते हैं। और 1 मोल प्रोपियोनिक अम्ल से कितने, 1 मोल प्रोपियोनिक अम्ल से कितने एटीपी, 17। बिल्कुल सही है, सभी का आशा, दुष्यंत अवस्थी, रवीना। 1 मोल ब्यूटाइरिक, 1 मोल ब्यूटाइरिक एसिड से 25। ये आशा के नाम से भाई कोई कमेंट करता है, बिल्कुल बहुत अच्छा है, बहुत अच्छी बात है। हाँ भाई अगला, अगला मैं आपसे प्रश्न पूछ रहा हूं कि 1 मोल एटीपी से कितनी ऊर्जा मिलती है। 1 मोल एटीपी से कितने किलो कैलोरी ऊर्जा मिलती है। 7.3, रवीना बिल्कुल सही है, 7.3 किलो कैलोरी ऊर्जा मिलती है 1 मोल एटीपी से। अगला प्रश्न मैं आपसे कर रहा हूं, सही है बिल्कुल, बताइए कोशिका की ऊर्जा मुद्रा किसे कहते हैं। कोशिका की ऊर्जा मुद्रा, ऊर्जा मुद्रा किसे कहते हैं, कोशिका की ऊर्जा मुद्रा किसे कहते हैं। बिल्कुल बिल्कुल सही है, हाँ भाई बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न मैं कर रहा हूं आपको, एटीपी को कोशिका की ऊर्जा मुद्रा। अगला प्रश्न मैं कर रहा हूं आपको, आप बताएंगे कि बछड़े को, नवजात बछड़े को उसके शरीर भार का कितना % कोलोस्ट्रम पिलाते हैं। प्रथम 24 घंटे में कितना % कोलोस्ट्रम पिलाते हैं, बताइए भाई। बिल्कुल 10% या 1/10 हम कह सकते हैं। और बताइए, हाँ सुबाबुल जो होता है उसकी पत्तियों को सुखाने से उसके अंदर जो न्यूट्रिशनल एंटी न्यूट्रिशनल फैक्टर होता है माइमोसिन, वो नष्ट हो जाता है। अब मैं आपसे पूछ रहा हूँ धान के भूसे या गेहूं के भूसे में कौन सा प्रतिपोषक ज्यादा पाया जाता है।
धान के भूसे में ऑक्जिलेट, बिल्कुल बहुत अच्छी बात है विनय, पढ़ाई कर रहे हो। हाँ, ऑक्जिलेट ज्यादा पाए जाते हैं धान के भूसे में। और या अगला प्रश्न मैं आपसे पूछ रहा हूँ, शरीर का कितना परसेंट मैग्नीशियम दांतों और अस्थियों में पाया जाता है? दांतों और अस्थियों में पाया जाता है। शरीर का कितना परसेंट मैग्नीशियम दांतों और अस्थियों में पाया जाता है? 70%। बहुत अच्छी बात है अजय विष्णु, 70%, बिल्कुल सही है, 70%। और आप कैल्शियम और मैग्नीशियम का अनुपात भी बता सकते हो क्या डायरेक्ट? शरीर में कैल्शियम और मैग्नीशियम का अनुपात बता सकते हो क्या? कैल्शियम मैग्नीशियम का बिल्कुल 6:1। सही है भाई, 6:1 आप कर सकते हो। 6:1, क्योंकि जो कैल्शियम और फास्फोरस का होता है वो, फास्फोरस क्या है, कैल्शियम का कैल्शियम जो होता है फास्फोरस का कितना होता है? दुगना होता है। अगला मैं कुछ आपको बॉटनिकल नेम पूछ लेता हूँ। जई का वनस्पतिक नाम आप बताओ। कुछ एक वनस्पतिक नाम आपको आने चाहिए, क्योंकि एनिमल न्यूट्रिशन के अंदर कुछ चारों का पूछ सकते हैं। जई का वनस्पतिक नाम, एवेना सेटाइवा, सही है भैया। हाँ भाई, अगला आपसे पूछ रहा हूँ, ज्वार का बताओ। ज्वार का बताओ, ज्वार का। सोरगम, बिल्कुल सोरगम बाइकोलोर या सोरगम वल्गेर। अगला पूछ रहा हूँ मैं आपसे, गेहूं का। गेहूं का ट्रिटिकम एस्टिवम, बिल्कुल सही है। हाँ, जौ का बताइए। कुछ एक बॉटनिकल नेम आने चाहिए अगर। हार्डियम वल्गेर, सही है भाई, हार्डियम वल्गेर जौ का बॉटनिकल नेम होता है। अब मैं आपसे एक प्रश्न और कर रहा हूँ, जौ से अंकुरित जौ में कौन सा एंजाइम पाया जाता है? अंकुरित जौ में कौन सा एंजाइम पाया जाता है? अंकुरित जौ में, बिल्कुल दीपक सही है, डायस्टेज। कौन सा? डायस्टेज एंजाइम पाया जाता है अंकुरित जौ के अंदर, डायस्टेज एंजाइम पाया जाता है। अगला प्रश्न में आप, बिल्कुल सही है, अच्छी बात है। हाँ भाई, अगला प्रश्न, अभी थोड़ी देर में अपना कोर्स ही खत्म होने वाला ना न्यूट्रिशन का। अगला प्रश्न मैं आपसे कर रहा हूँ इसमें, बताइए, रिंजका का नाम बताओ। रिंजका, जिसको एल्फा एल्फा घास भी कहते हैं, रिंजका का बताओ। रिंजका का बॉटनिकल नेम बताइए। रिंजका, मेडिकागो सेटाइवा, बिल्कुल सही है, मेडिकागो सेटाइवा रिंजका का होता है। और बरसीम का होता है ट्राइफोलियम एलेक्जेंड्रिकम, बरसीम है। अब दो चार ऐसे लिख रहा हूं मैं जिनके नाम नहीं बताने आपको। चना है मूंग है, मोठ है, सोयाबीन है चौला है, चौला है। अब देखिए मैं आपसे क्या पूछना चाहता हूँ, ये सब लिख करके, ये जई जो होती है ये एदलनीय है, ये एदलनीय है, ये एदलनीय है, ये एदलनीय है, नॉन लेग्यूम है ये सब। ये रिंज का लेग्यूम है, बरसीम लेग्यूम है, लेग्यूम है, लेग्यूम है, लेग्यूम है, मोठ सोयाबीन भी लेग्यूम है, चौड़ा भी लेग्यूम है। यानी कुल मिलाकर के ये है, आपको ये कुछ एक फसलों का इनका ध्यान रखना है कि कौन सी तो लेग्यूम है, कौन सी नॉन लेग्यूम है, कौन सी कार्बोहाइड्रेट का स्रोत है, कौन सी प्रोटीन का स्रोत है। जो लेग्यूम फसलें होती है दलहनी, वो प्रोटीन का स्रोत होती है, जबकि नॉन लेग्यूम जो होती है वो किसका स्रोत होती है? वो कार्बोहाइड्रेट का या क्रूड फाइबर का स्रोत होती है। अगला प्रश्न मैं आपसे, हाँ बिल्कुल सही है, अच्छी बात है। जो कुछ चारा घासें होती हैं, जैसे सेवण घास है, धामन घास है, अंजन घास है, सूडान घास है, इसके अलावा हाथी घास है, पैरा घास होती है, ये क्या होती है? चारा घासें होती है। कुछ चारा वृक्ष होते हैं पशुओं को, जो अकाल की परिस्थितियों में खिलाए जाते हैं, चराए जाते हैं। जैसे इन दिनों में, अभी इस बार भी चारा काफी महंगा है। इधर बबूल की पत्तियां हैं, अरडू की पत्तियां हैं, नीम की पत्तियां हैं, पीपल की पत्तियां हैं। इनको पशुओं को चराया जा सकता है अकाल की परिस्थितियों में या चारे की कमी होने पर। इनके अंदर कई सारे प्रतिपोषक तो होते हैं, लेकिन इनकी क्रूड प्रोटीन की वैल्यू अच्छी होती है, इनकी डीसीपी अच्छी होती है। क्रूड प्रोटीन का वह भाग जो पाचनशील होता है, डाइजेस्टिबल होता है, उसको हम डीसीपी कहते हैं। डीसीपी इनमें कई पत्तियों में अच्छी होती है। पत्तियों के अंदर जो लिपिड होती है वो गैलेक्टोलिपिड के रूप में होती है पत्तियों में।
गैलेक्टोलिपिड के रूप में, पत्तियों के रूप में संचित होती है। अब आप यहां से एक बताएंगे, पत्तियों का हरा रंग होता है क्लोरोफिल के कारण। और क्लोरोफिल में कौन सी केंद्रीय धातु होती है, बताओ भाई, क्लोरोफिल में कौन सी केंद्रीय धातु होती है? बिल्कुल मैग्नीशियम के क्लोरोफिल के अंदर केंद्रीय धातु होती है मैग्नीशियम, बिल्कुल सही है। अगला बताएंगे, मुर्गी के लिए कॉक्सीडियो स्टेट्स, कॉक्सीडिया को रोकने के लिए, कॉक्सीडियो स्टेट के रूप में क्या काम में लिया जाता है? स्टेट कॉक्सीडियो स्टेट के रूप में, कॉक्सीडिया एक प्रोटोजोआ का समूह होता है जिसके अंदर आइमेरिया प्रजाति के कॉक्सीडिया आते हैं, प्रोटोजोआ आते हैं। आइमेरिया टेनेला जो कि मुर्गी में सीकल कॉक्सीडियोसिस पैदा करता है। सीकल कॉक्सीडियोसिस में क्या होता है, सीकम में खून बढ़ जाता है और मुर्गी के खूनी दस्त हो जाते हैं। उसको रोकने के लिए पहले ही मुर्गी के आहार में क्या मिला देते हैं? कॉक्सीडियो स्टेट्स मिला देते हैं, जिसका उदाहरण है एम्प्रोलियम। बहुत अच्छा जवाब है लगभग सभी का। एम्प्रोलियम नामक जो कॉक्सीडियो स्टेट है, इसको मुर्गी के आहार में मिला दिया जाता है, मुर्गी के आहार में मिला दिया जाता है। अगला प्रश्न कुछ खोजों का बता दो। विटामिन ए की खोज बताओ, पहले तो ए की खोज बताओ भाई। अरे फंक कैसे, गलत है भाई। मैकुलम और डेविस, मैकुलम और डेविस सही है भाई, मैकुलम और डेविस, मैकुलम डेविस, बहुत अच्छी बात है। अगला मैं पूछ रहा हूं, विटामिन सी की खोज बता दो। बिल्कुल 1912 में की थी जॉर्जी ने, बिल्कुल जॉर्जी ने, बिल्कुल सही है। अगला विटामिन ई की खोज बताएंगे, विटामिन ई की खोज इवांस और बिशप ने की थी, बिल्कुल सही है, इवांस और बिशप ने की थी विटामिन ई की खोज। चलो मैं आपसे पूछता हूं, सिंगल सेल प्रोटीन, एक कोशिकीय प्रोटीन का उदाहरण बताओ जो कि पशुओं को खिलाने के काम में ली जा सकती है। एक कोशिकीय प्रोटीन का उदाहरण बताओ, सिंगल सेल प्रोटीन। बिल्कुल यीस्ट। हाँ भाई, अब आपसे मैं पूछ रहा हूं कि बताएं, पशुओं के लिए ग्रीन गोल्ड किसे कहा जाता है? ग्रीन गोल्ड, ग्रीन गोल्ड यानी हरा सोना, हरा सोना एजोला को कहा जाता है, बिल्कुल सही है, एजोला को। एजोला को आजकल पशुओं को खिलाने के काम में ले रहे हैं क्योंकि प्रोटीन की कमी हो रही है, कांकड़ा बाट महंगा हो रहा है, कंसंट्रेट महंगा हो रहा है, इसलिए पशुओं को एजोला खिलाया जाता है। क्यारियों के अंदर एजोला की फसल लगाई जाती है और एजोला प्रोटीन का बहुत अच्छा स्रोत है पशुओं के लिए। ये एक कोशिकीय प्रोटीन, ये ग्रीन गोल्ड कहलाता है। कौन सा? हरा सोना कौन कहलाता है? एजोला। कृत्रिम रूप से इसको क्यारियों में बो देते हैं। ये एजोला क्या है, एक टेरिडोफाइट फर्न है, फर्न पादप होता है ये, छोटा बिल्कुल, जो पानी की सतह पर बहुत सारी वृद्धि कर लेता है, जिसको छान करके पशुओं को खिला दिया जाता है। अगला प्रश्न मैं आपसे पूछता हूं, बताएंगे, देखें कि देसी गाय को, देसी गाय को ड्राई मैटर की कितनी आवश्यकता होती है? कितनी आवश्यकता होती है देसी गाय को, ड्राई मैटर की कितनी आवश्यकता होती है? 2 से 2.5, बिल्कुल। और आप बताएं, विदेशी गाय या भैंस को कितनी आवश्यकता होती है? विदेशी गाय या भैंस को, विदेशी गाय या भैंस को कितनी आवश्यकता होती है? बिल्कुल सही है। ऊंट का और बता दें आप, ऊंट को कितना ड्राई मैटर चाहिए? ऊंट को कितना ड्राई मैटर चाहिए? बिल्कुल अपने शारीरिक भार का 2%। रवीना बिल्कुल सही है, सचिन, आशा, मनीष बिल्कुल सही है, जय किशन। अगला आप बताएंगे। हाँ भाई, ये ऊंट के लिए 2% चाहिए भाई। अगला आप बताएंगे, मांस वाली बकरी के लिए कितना चाहिए? मांस वाली बकरी के लिए ड्राई मैटर की आवश्यकता कितनी होती है? बिल्कुल 4% होता है ड्राई मैटर की आवश्यकता। अगला आप बताएंगे, चारा खिलाने से पशु का दूध बढ़ता है या फैट बढ़ती है? फ्रूट फाइबर पशु को खिलाने से पशु का दूध बढ़ता है या फैट बढ़ती है? फैट बढ़ती है भाई, चारा खिलाने से तो फैट बढ़ती है। और दाना खिलाने से पशु का क्या बढ़ता है? दाना खिलाने से पशु का क्या बढ़ता है? दूध बढ़ता है, बिल्कुल, दाना खिलाने से। क्योंकि दाना खिलाने से, दोनों का मैं बता देता हूं रीजन। अगर हाँ आप दाना खिलाओगे तो प्रोपियोनिक अम्ल बनेगा,
प्रोपियोनिक अम्ल बनेगा, और प्रोपियोनिक अम्ल आपको पता है ग्लूकोज बनाता है, और ग्लूकोज गैलेक्टोज के साथ मिलकर के लैक्टोज बनाती है, यानी क्या बढ़ गया, मिल्क बढ़ेगा। और अगर आप रफेज खिला रहे हो, रफेज का मतलब चारा जिसमें क्रूड फाइबर 18% से ज्यादा, और और टीडीएन जो है वो 60% से, क्रूड फाइबर 18% से, हाँ बिल्कुल ज्यादा, टीडीएन 60% से कम होता है, यानी रफेज होता है जो फाइबर युक्त होता है। इसको खिलाने से क्रूड फाइबर के कारण एसिटिक एसिड बनता है, एसिटिक एसिड से दुग्ध वसा का संश्लेषण होता है, दुग्ध वसा का संश्लेषण होता है। यानी आपको ये चीज याद रखनी है, एसिटिक एसिड चाहे फिजियोलॉजी के अंदर याद रखो चाहे न्यूट्रिशन में याद रखो, एसिटिक एसिड दूध की वसा बनाता है, जबकि प्रोपियोनिक एसिड जो है ग्लूकोज बनाता है। इसीलिए जब कीटोसिस रोग हो जाता है जिसमें ग्लूकोज की डेफिशिएंसी हो जाती है, जिसमें प्रोपियोनेट देते हैं पशु को कीटोसिस के ट्रीटमेंट के लिए, क्या देते हैं, सोडियम प्रोपियोनेट देते हैं। अगला प्रश्न आप बताएंगे, हाँ बिल्कुल सही है, हाँ अगला प्रश्न बताएंगे, ग्लाइकोजन, ग्लाइकोजन का प्रश्न है, बताइए ग्लाइकोजन जब कार्य करते हैं तो किसमें बदलता है, परिश्रम करने पर ग्लाइकोजन किसमें बदल जाता है, परिश्रम करने पर ग्लाइकोजन किसमें बदल जाता है, लैक्टिक एसिड में। और ये लैक्टिक एसिड है, ये पुनः विश्राम की अवस्था में किसमें बदल जाता है, लीवर में जाकर के ये ग्लाइकोजन बदल जाता है, जिसको क्या बोलते हैं हम, कोरी चक्र बोलते हैं, कोरी चक्र बोलते हैं। अगला प्रश्न आप बताएंगे, बछड़ों में हाइपोमैग्नीशियमिया होता है, हाइपोमैग्नीशियमिया होता है मैग्नीशियम की कमी से, और जिसमें बछड़े बहुत तेज चिल्लाते हैं, तो इसमें क्या करते हैं, मैग सल्फ को पानी में घोल करके और सबकट लगा देते हैं। तो बछड़ों के अंदर हाइपोमैग्नीशियमिया से छुटकारा पाने के लिए क्या क्या कर देते हैं, मैग्नीशियम लगा देते हैं। कुछ हम डेफिशिएंसी डिजीज और डिस्कस कर लेते हैं। अब आप बताएंगे मेरे को, न्यूट्रिशनल मायोपैथी किसकी कमी से होती है, न्यूट्रिशनल मायोपैथी किस विटामिन की कमी से होती है, न्यूट्रिशनल मायोपैथी, मायोपैथी, न्यूट्रिशनल मायोपैथी किस विटामिन की कमी से होती है, ये होती है भाई विटामिन ई की कमी से, क्योंकि ये सेलेनियम की कमी से होती है, और आपको पता है पेशियों के रोग ज्यादातर सेलेनियम की कमी से होते हैं। और अगला प्रश्न मैं आपसे पूछ रहा हूं, बेरी बेरी रोग किसकी कमी से होता है, बेरी बेरी रोग किस विटामिन की कमी से होता है, B1 की कमी से होता है, बिल्कुल सही है, B1 की कमी से बेरी बेरी होता है। अगला प्रश्न मैं पूछ रहा हूं आपसे, पोलीन्यूराइटिस जो मुर्गी में होता है ये किसकी कमी से होता है, पोलीन्यूराइटिस, पोलीन्यूराइटिस किसकी कमी से होता है भाई, B1 की कमी से होता है, सही है, B1 की कमी से होता है, बिल्कुल बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न आप बताएंगे, पोलीएनसेफेलो मलेशिया, पोलीएनसिफेलो, पोलीएनसिफेलो मलेशिया, ये किसकी कमी से होता है, पोलीएनसिफेलो मलेशिया, पोलीएनसिफेलो मलेशिया, सही है भाई। दिमाग की जो खराबी होती है उसमें विटामिन B1 यानी थायमिन का बड़ा रोल होता है, बिल्कुल सही है। आप बताओ कोएंजाइम आर किस विटामिन को कहते हैं, कोएंजाइम आर, किस विटामिन को कोएंजाइम आर कहते हैं, सही है भाई, विटामिन B7 या H। हाँ भाई, अगला बताओ, एविडिन किसको नष्ट कर देता है, एविडिन, एविडिन विटामिन B7 को नष्ट कर देता है, एविडिन विटामिन B7 को नष्ट कर देता है, B7 को बोलते हैं बायोटीन, बायोटीन भी बोलते हैं, और इसको क्या बोलते हैं हम, विटामिन H भी बोलते हैं, बिल्कुल विटामिन H भी बोलते हैं। अगला आप बताएंगे, यकृत में वसा को कौन जमने से रोकता है, यकृत में वसा को जमने से कौन रोकता है, लीवर में फैट को जमने से कौन रोकता है, कोलिन, बिल्कुल सही है, कोलिन क्या है, वसा को जमने से रोकता है, कोलिन यकृत में वसा को जमने से रोकता है। अगला प्रश्न आप बताएंगे, ICAR फीडिंग स्टैंडर्ड किसने दिया, ICAR फीडिंग स्टैंडर्ड किसने दिया, ICAR फीडिंग स्टैंडर्ड किसने दिया था, AK रंजन, वेरी गुड, AK रंजन ने दिया था भाई,
ए के रंजन ने आईसीआर फीडिंग स्टैंडर्ड दिया था भाई। अगला प्रश्न आप बताएंगे कि फ्लशिंग कब करते हैं? फ्लशिंग कितने सप्ताह पूर्व करते हैं? फ्लशिंग कितने सप्ताह पूर्व करते हैं? ब्रीडिंग के कितने सप्ताह पूर्व फ्लशिंग करते हैं? हाँ, लगभग 2 से 3 सप्ताह पूर्व फ्लशिंग करते हैं। सही बात है भाई, बिल्कुल 2 से 3 सप्ताह पूर्व फ्लशिंग करते हैं। अगला प्रश्न मैं पूछ रहा हूं, थंब प्रोग किसकी कमी से होता है? थंब प्रोग कल भी पूछा था। थंब प्रोग आयरन की कमी से होता है, बिल्कुल सही है। और पिगलेट एनीमिया का ट्रीटमेंट बताओ। पिगलेट एनीमिया, पिगलेट एनीमिया में सुअरी के थनों पर किसका लेप करते हैं? FeSO4 और CuSO4 दोनों को मिश्रित करके, CuSO4 प्लस FeSO4 फेरस सल्फेट और कॉपर सल्फेट को दोनों को मिला करके और किस में डाल देते हैं, किसके ऊपर लेपित कर देते हैं? सुअरी के थनों पर लेपित कर देते हैं। अगला प्रश्न बताएंगे आप, हीमोग्लोबिन के संश्लेषण में उत्प्रेरक का काम कौन करता है? हीमोग्लोबिन के संश्लेषण में उत्प्रेरक का काम कौन करता है? बिल्कुल कॉपर करता है। कॉपर उत्प्रेरक का काम करता है। हीमोग्लोबिन के संश्लेषण में कॉपर उत्प्रेरक का कार्य करता है। बताइए, पक्षियों में या मुर्गी के अंदर यूरिक अम्ल के उपापचय के लिए कौन सा तत्व आवश्यक है? यूरिक अम्ल के उपापचय के लिए बिल्कुल बताएं, बिल्कुल मोलिब्डेनम। मोलिब्डेनम जो है यूरिक अम्ल के उपापचय के लिए आवश्यक होता है। अगला प्रश्न आप बताएंगे, एडिशन का रोग किसकी कमी से होता है? एडिशन का रोग किसकी कमी से होता है? अगला प्रश्न बताएंगे, एडिशन का रोग सोडियम, बिल्कुल सही है, सोडियम। सोडियम की कमी से एडिशन का रोग होता है। अगला प्रश्न आप बताएंगे, बिल्कुल सोडियम। अगला प्रश्न आप बताएंगे, हाँ भाई, अगला प्रश्न आप बताएंगे, कर्ल्ड टो पैरालिसिस। कर्ल्ड टो पैरालिसिस कल भी आपको बताया था मैंने, बार बार इसलिए बता रहा हूं क्योंकि परीक्षा में इंपॉर्टेंट आने लायक है। हाँ भाई, कर्ल्ड टो पैरालिसिस किसकी कमी से होता है? विटामिन B2 की कमी से होता है। B2 की कमी से होता है। बताइए, घाव भरने में कौन सा विटामिन सहायक है? घाव भरने में कौन सा विटामिन सहायक है? विटामिन C, बिल्कुल। विटामिन C जो होता है संयोजी ऊतक के निर्माण के लिए आवश्यक है और कोलेजन तंतुओं के निर्माण के लिए आवश्यक है, इसलिए घाव भरने में सहायक विटामिन होता है। और इसकी कमी से मसूड़ों से खून निकलने लग जाता है, जिसको हम बोलते हैं ब्लीडिंग गम, या फिर जिसको हम स्कर्वी भी बोलते हैं, सेलस डिजीज भी बोलते हैं, नाविकों का रोग भी बोलते हैं हम। अगला प्रश्न आप बताएंगे कि कौन से पदार्थ की कमी से या तत्व की कमी से एनीमिया हो जाता है? ऑप्शन भी दे रहा हूं मैं। एनीमिया पूरा सुनो, जल्दबाजी मत करो। ए ऑप्शन में आपको मैंने दे दिया, आपको फोलिक अम्ल दे दिया, फोलिक अम्ल दे दिया। बी ऑप्शन में मैंने आपको दे दिया Fe दे दिया। सी ऑप्शन में दे दिया Cu कॉपर, और डी में दे दिया ऑल। बताओ भाई, ऑल। वेरी गुड, बहुत अच्छे। पहले ही बता देते हैं कई बच्चे, तो पहले ही बता देते हैं। हाँ, बताइए, कौन से तत्व को ग्लूकोज टॉलरेंस फैक्टर कहते हैं? ग्लूकोज टॉलरेंस फैक्टर, टॉलरेंस फैक्टर बताओ। क्रोमियम को बोलते हैं, बिल्कुल सही है, क्रोमियम ग्लूकोज के उपापचय में आवश्यक होता है, कार्बोहाइड्रेट के उपापचय में आवश्यक होता है। क्रोमियम को ग्लूकोज टॉलरेंस फैक्टर भी कहते हैं। और देखिए, क्रोमियम के लवणों का उपयोग चमड़े में भी किया जाता है। चमड़े की जो टैनिंग की जाती है, त्वचा से चमड़ा बनाने की क्रिया टैनिंग कहलाती है, स्किन टू लेदर। और लेदर की चीजें मजबूत हो जाती है, त्वचा के अंदर से जो सड़ने वाली चीजें हैं, फैट है, जो घुलनशील चीजें हैं, वो निकल जाती है। फिर क्या बनता है? इससे चमड़ा बनता है, और चमड़े के जूते, बेल्ट और ये बनाए जाते हैं। और मृत जानवर की खाल को हाइड कहते हैं। और जो कैटगट होता है, जो कि भेड़ की आंत की सबम्यूकोजा से प्राप्त होता है, उस कैटगट का हम क्रोमियम के लवणों से जब ट्रीटमेंट कराते हैं तो कैटगट का अवशोषण समय बढ़ जाता है। वही सिद्धांत यहाँ चमड़े में लागू होता है। इस क्रोमियम को ग्लूकोज टॉलरेंस फैक्टर कहते हैं। बस न्यूट्रिशन में आपको एक दो बात ये याद रखनी है क्रोमियम के बारे में, इसको ग्लूकोज टॉलरेंस फैक्टर कहते हैं। दूसरी बात आपको याद रखनी है कि भाई ये इंसुलिन, इंसुलिन की क्रियाशीलता के लिए आवश्यक होता है। इंसुलिन हार्मोन की क्रियाशीलता के लिए कौन आवश्यक होता है? क्रोमियम आवश्यक होता है। अब आपसे पूछता हूं, इंसुलिन के संश्लेषण के लिए कौन आवश्यक होता है? बताओ भाई, इंसुलिन के संश्लेषण के लिए कौन आवश्यक होता है? बिल्कुल जिंक। जिंक इंसुलिन के संश्लेषण के लिए आवश्यक होता है।
और क्रोमियम जो होता है इसकी क्रियाशीलता के लिए आवश्यक होता है। क्रोमियम क्रियाशीलता के लिए और जिंक अवशोषण के लिए, जिंक संश्लेषण के लिए आवश्यक होता है। अगला प्रश्न आप बताएंगे 13%, 17%, 19%, 3.5 से 4% और 17 से 26% और 1%। ये कुछ परसेंटेज लिखिए। पशु पोषण में आप बताओ शरीर में ये कौन सी चीज होती है? ये अंडे में होती है, शरीर में होती है, मांस में होती है, कौन सी चीज होती है? अंडे की प्रोटीन है, बिल्कुल सही है। ये कोलोस्ट्रम की प्रोटीन है भाई। ये 19% क्या है? बिल्कुल बिल्कुल 19% शरीर के अंदर नहीं, मांसपेशियों के अंदर क्या होती है? प्रोटीन होती है 19%। बॉडी के अंदर होती है 17% और 17% ही कोलोस्ट्रम के अंदर है। ये 3.5 से 4% किसमें है? दूध के अंदर प्रोटीन है, बिल्कुल ठीक है। 17 से 26% शरीर में कौन सा पदार्थ होता है? वसा। बिल्कुल, शरीर में वसा की मात्रा होती है 17 से 26%, बिल्कुल सही है। शरीर में 1% क्या होता है? ग्लाइकोजन। शरीर में 1% क्या होता है? या कार्बोहाइड्रेट आप बोल सकते हो, जो संग्रहित संग्रहित कार्बोहाइड्रेट होता है, संग्रहित कार्बोहाइड्रेट होता है वो लगभग 1% होता है। 1% ग्लाइकोजन के रूप में संचित होता है, कुछ एक कार्बोहाइड्रेट ग्लूकोज के रूप में शरीर में घूमता रहता है, ग्लूकोज के रूप में घूमता रहता है। अगला प्रश्न आप मुझे बताएंगे एनीमिया। आपने हो गया एक तो पिगलेट एनीमिया आपके हो गया। बताइए सुअरी का दूध, सुअरी के दूध में सबसे कम मात्रा में पाया जाने वाला तत्व कौन सा है? सो मिल्क जिसको बोलते हैं, सुअरी का दूध। सुअरी के दूध में सबसे कम मात्रा में कौन सा तत्व पाया जाता है या कौन सी धातु पाई जाती है? आयरन। सुअरी का दूध होता है आयरन डेफिशिएंट होता है, सबसे कम आयरन पाया जाता है, इसीलिए तो इसमें पिगलेट एनीमिया होने के चांसेस रहते हैं सूअर के बच्चों में। वैसे आयरन और विटामिन सी दोनों ही लगभग अनुपस्थित से होते हैं। विटामिन सी और आयरन दोनों लगभग अनुपस्थित होते हैं, किसके अंदर? दूध के अंदर अनुपस्थित होते हैं। दूध के अंदर ये दोनों लगभग अनुपस्थित होते हैं, विटामिन सी और आयरन दोनों। तो अधिकांश, हाँ भाई, बहुत अच्छी बात है भाई। अधिकांश बच्चों की तैयारी बहुत अच्छी है। अब मेरे हिसाब से न्यूट्रिशन में और पूछूं या फिर हो गया, या फिर कल दूसरा सब्जेक्ट चेंज करें? अच्छा, सचिन कह रहा है वो और पूछें? लगभग लगभग वो हो गया। हाँ, कल दूसरा सब्जेक्ट ले लेंगे। और आप एक एक सब्जेक्ट करके मेरे हिसाब से बहुत सारी चीजें जो है, अगर आप आंसर देते समय सुन भी लेते हो तो भी क्या है, काफ़ी चीज़ें आपकी क्लियर हो जाएंगी। और एक इतना फास्ट रिवीजन आप घर पे जैसे बैठ करके करते हो ना, तो इतना जल्दी शायद संभव हो नहीं पाता है। और क्वेश्चन पूछने से आपकी कमियां भी पता चलती है कि हमको कितना आ रहा है। बताइए शरीर में फास्फोरस कितना होता है? रक्त में फास्फोरस कितना होता है भाई? फास्फोरस की कंसंट्रेशन बताओ भाई। कोई कह रहा है ना कि और पूछो, कितना फास्फोरस होता है? शाम को नहीं लगेगी भाई। हाँ भाई, ठीक है। 4 से कितना? हाँ, 6। 4 से 6 मिलीग्राम प्रति 100 ml क्या होता है? फास्फोरस होता है इसके अंदर। अगला मैं प्रश्न आपसे पूछता हूँ। हाँ भाई, जो क्रूड प्रोटीन होता है इसमें क्या क्या होता है? ट्रू प्रोटीन और नॉन प्रोटीन नाइट्रोजन दोनों होते हैं। ट्रू प्रोटीन और नॉन प्रोटीन नाइट्रोजन क्रूड प्रोटीन के अंदर होते हैं। और अगर हम बात करें कि डीसीपी, अगर हम टीडीएन की कैलकुलेशन करें, टीडीएन परसेंटेज, तो टीडीएन का मतलब होता है परसेंटेज डीसीपी प्लस परसेंटेज डी डाइजेस्टिबल क्रूड फाइबर, परसेंटेज डीईई डाइजेस्टिबल ईथर एक्सट्रैक्ट, और परसेंटेज किसकी? डीएनएफई। देखिए नाइट्रोजन फ्री एक्सट्रैक्ट एक तरह से घुलनशील कार्बोहाइड्रेट होती है। अप्रोक्सीमेट प्रिंसिपल 6 होते हैं, जिनको हेनबर्ग और स्टोमान ने जर्मनी की विंडी प्रयोगशाला में दिए थे।
तो ये चारों जो है इस टीडीएन के कैलकुलेशन में ये चारों काम आते हैं, क्रूड प्रोटीन, क्रूड फाइबर और इथर एक्सट्रैक्ट और नाइट्रोजन फ्री एक्सट्रैक्ट। अब इसमें आपको बताना है एक क्वेश्चन कि बताइए चारे में जल की मात्रा किससे ज्ञात की जाती है? चारे में जल की मात्रा किससे ज्ञात की जाती है? चारे में जल की मात्रा किससे ज्ञात की जाती है? हॉट एयर ओवन से, हॉट एयर ओवन से ज्ञात की जाती है। सही है भाई। और हाँ बिल्कुल सही है, हॉट एयर ओवन से ज्ञात की जाती है। और बताइए जब हम चारे के अंदर क्रूड फाइबर ज्ञात करते हैं तो किसके साथ उबालते हैं चारे को? क्रूड फाइबर, क्रूड फाइबर ज्ञात करने के लिए किसके साथ उबालते हैं चारे को? बिल्कुल सही है सचिन, H2SO4 के साथ हम इसको उबालते हैं। सही है बिल्कुल, H2SO4 के साथ इसको हम उबाल देते हैं। और ये तो सॉक्सलेट उपकरण के द्वारा ज्ञात किया जाता है। सॉक्सलेट उपकरण में हम विलायक के रूप में क्या काम में लेते हैं? अगला प्रश्न है, सॉक्सलेट उपकरण में हम विलायक के रूप में क्या काम में लेते हैं? बताइए। हाँ बिल्कुल सही है, इथर, इथर, इसको हम इथर एक्सट्रैक्ट भी बोलते हैं। जो घुलनशील शर्करा होती है वो इसके अंदर आ जाती है, इथर एक्सट्रैक्ट भी बोलते हैं। वसा या फैट कार्बनिक विलायकों में विलेय होते हैं लेकिन जल में अविलेय होते हैं। हाँ भाई, अगला, प्रोटीन एंजाइम के बने होते हैं। प्रोटीन आपस में प्रोटीन अमीनो अम्लों के बहुलक होते हैं। अमीनो अम्ल आपस में पेप्टाइड बंध द्वारा जुड़ करके प्रोटीन बनाते हैं। तो लगभग बहुत हो गया आज। हाँ पूनम कह रही है बस आज। अब हम अगला सब्जेक्ट कल हम जेनेटिक्स ले लेते हैं, और जेनेटिक्स को आप अच्छे से करके लाना भाई। जेनेटिक्स, जेनेटिक्स के लिए बोल रहा हूँ मैं, फिर बाद में एक एक करके हम ले लेंगे जेनेटिक्स। अरे भाई हाँ, और इसको शेयर कर दो। और